नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा लेक्चर 6 होगा और आज के लेक्चर 6 में हम पढ़ेंगे संसद। संसद पार्लियामेंट किस तरीके से भारत में, भारतीय लोकतंत्र में काम करती है और भारत में जितने भी पॉलिसीज या कानून होते हैं उसको किस तरीके से बनाया जाता है, या संसद के अंदर अंदर किस टाइप की प्रोसीजर को, किस टाइप की प्रक्रिया को पूरा करा जाता है कानून बनाने में, या कौन कौन से ऑफिसर्स या कौन कौन से मेंबर या कौन कौन से लीडर संसद में पाए जाते हैं, वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका सीटेट एसएसटी पॉलिटी लेक्चर 6 को क्लियर कर दूं। भारत में संसदीय प्रणाली चलती है। ठीक है, भारत में क्या चलता है? आपका संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। तो पार्लियामेंट जो है ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए पार्लियामेंट क्या है, तो पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है, ये यूनियन गवर्नमेंट का एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नाउ एज वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है, इस फॉर्मूले को या इस स्ट्रक्चर को ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, जिस कारण से हम इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, यानी पार्लियामेंट जो है वो 3 हिस्सों से मिलकर बनती है। 3 हिस्से कौन कौन से हैं आपके? तो 3 हिस्सों में पहला हिस्सा आता है आपका भारत के प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। दूसरा आता है आपका राज्यसभा। तीसरा आता है आपका लोकसभा। यानी जो हमारी संसद है वो 3 हिस्सों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा एंड लोकसभा। संसद के लिए अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो आर्टिकल्स में आपका 79 से लेकर 122 तक आपके जो है पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल है। पार्लियामेंट यानी संसद हमारा संविधान का भाग 5 में ऐड की जाती है। क्लियर है? इसमें एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस पार्लियामेंट एंड डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट टू अटेंड इट्स मीटिंग्स। यानी इसका मतलब ये है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो पार्लियामेंट के किसी भी सदन यानी पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं। एक होता है राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस भी बोलते हैं। एक होता है लोकसभा, जिसको हम हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो बना है इन 3 अंगों से मिलकर बना है, पर जो राष्ट्रपति हैं ना तो वो राज्यसभा के मेंबर होंगे और ना ही राष्ट्रपति लोकसभा के मेंबर होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल अलग सेपरेट रहते हैं अपना। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट का पहला हाउस यानी राज्यसभा। राज्यसभा की फॉर्मेशन की बात करें तो राज्यसभा में हम क्या क्या जानने लायक हमारे पास में बातें हैं, जैसे कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा किस तरीके से बनती है, राज्यसभा का निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा आपका राज्यसभा का इलेक्शन किस प्रकार होता है। तीसरा क्या हो जाएगा? राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। फिर राज्यसभा में डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके से की जा सकती है, किस मामले में की जा सकती है मेंबर्स की। और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, और इसके अलावा राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन यानी उपसभापति कौन होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमें जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोस्तों, राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 250। कितनी है भाई? टोटल स्ट्रेंथ है 250। इस 250 में 238 मेंबर जो हैं वो आपके यूटी और जो आपके स्टेट्स हैं वहां से चुने जाते हैं। ठीक है, 250 में से 238 मेंबर तो यहाँ से आ जाते हैं, और बाकी 12 बचे हुए मेंबर जो हैं वो कहाँ से आते हैं? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करते हैं। यानी एक बात क्लियर होगी कि राज्यसभा के अंदर भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 245 सीट है राज्यसभा के अंदर जिन पे इलेक्शन होता है। ठीक है, इस 245 में से 229 सीट जो है वो स्टेट से आती है, 4 सीट आपकी यूटी से आती है, और 12 जो सीट है उनको नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्लियर होता है कोटा 245 की सीट का। अब राज्यसभा का जो जिक्र है हमारे संविधान में, जो आपके शेड्यूल्स है, 12 अनुसूचियां हैं, उस 12 अनुसूची में जो चौथे नंबर की अनुसूची है हमारी 4th शेड्यूल है, तो 4th शेड्यूल में राज्य बताया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। यानी राज्यसभा के अंदर राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों को किस अनुपात में, किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, वो यहाँ पर शेड्यूल 4 में बताया गया है।
इसके अलावा बात करें राज्यसभा का निर्माण पहली बार कब होता है, तो राज्यसभा भारत में पहली बार 1952 में बनाई जाती है। ठीक है भाई, राज्यसभा जो है आपका अपर हाउस है, जिस कारण से ये कभी भंग नहीं हो सकता, और इसे परमानेंट हाउस भी बोला जाता है क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यानी ये कभी डिसॉल्व नहीं होगा, ये कभी विघटन यानी ये भंग नहीं हो सकता। यही कारण है कि ये एक स्थायी सदन है, एक परमानेंट हाउस है। जाने तो राज्यसभा के 1/3 मेंबर यानी राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो है हर दूसरे वर्ष यानी हर दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के 1/3 मेंबर दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद में जो रिटायरिंग मेंबर होते हैं, जो मेंबर रिटायर होते हैं, वो दोबारा से री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी कोई भी मेंबर, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, वो कितनी बार भी इलेक्शन लड़ सकता है और कितनी बार भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस मेंबर ऑफ द राज्यसभा, यानी हमारे संविधान के अंदर चाहे राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का सदस्य हो, किसी का भी जो कार्यकाल है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं किया गया है कि कार्यकाल कितना होगा। क्लियर है। इसके बाद है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, यानी जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 क्या बोलता है, तो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 बोलता है कि जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा, उनका कार्यकाल होगा 6 साल। राज्यसभा के सदस्य होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा, 6 साल होगा। और अगर राज्यसभा का सदस्य किसी भी व्यक्ति को बनाया जाएगा तो उसकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम उम्र यानी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 साल। मिनिमम के एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा के बॉस की, राज्यसभा का बॉस यानी सभापति कहलाता है, जिसको हम चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का बॉस चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, जिसको हम एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को जिस प्रकार उसको उसकी पोस्ट से हटाया जाता है, उसी प्रकार राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन को भी उसी प्रकार उसकी पोस्ट से उसको हटाया जाएगा। और हटाने का एक ही तरीका है, क्या है, एक ही तरीका है, इम्पीचमेंट। ठीक है, तो जब उपराष्ट्रपति को हटाने का विचाराधीन प्रस्ताव राज्यसभा में पारित किया गया हो, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही पोस्ट पर बैठा हुआ इंसान एक ही है। ठीक है, वही उपराष्ट्रपति है और वही आपका राज्यसभा का सभापति भी है। ठीक है, अध्यक्ष की तरह सभापति भी पहली बार मतदान नहीं करता है। तो देखिए, जो राज्यसभा का सभापति होता है, इसको एक स्पेशल पावर होती है कि जब भी कोई बिल लाया जाता है ना, तो उस पर जब वोटिंग होती है तो वोटिंग स्टार्टिंग में कभी नहीं होती। वोटिंग के लिए क्या होता है, टाइम दिया जाता है कि वोट कभी स्टार्टिंग में नहीं डालेंगे सभापति। जब भी कोई बिल पे एक तरीके से 50-50 वाली सिचुएशन हो जाएगी कि जो दोनों तरफ से जो मतदान है वो इक्वल हो जाए, तो ऐसे में टाई की सिचुएशन में जो सभापति होते हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। पावर है इक्वलाइजेशन के समय जब वोट डाले जाते हैं टाई के समय, तो ये जो पावर है ये जो लोकसभा है, लोकसभा के जो आपके अध्यक्ष है, बिल्कुल उसी के बराबर राज्यसभा की ये पावर है। ठीक है भाई, इसके बाद उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हालांकि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर उनको पोस्ट से हटाने का प्रस्ताव जारी किया गया है, वो सदन में उपस्थित हो सकते हैं, बोल सकते हैं, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, पर उनको वोट करने का राइट नहीं होगा, वो वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो टाई वाली सिचुएशन होती है उसमें वो वोट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, यानी जब भी उपराष्ट्रपति को उनको पोस्ट हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वो जो वोटिंग राइट उनके पास नहीं रहता है। इसके अलावा वो प्रस्ताव कोई भी जो मीटिंग चल रही है उसमें उपस्थित हो सकते हैं, बोल सकते हैं, सदन की कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति की एक स्पेशल पावर होती है एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने की। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब वह राज्यसभा के सभापति को दिया जाने वाला जो वेतन होता है, जो सैलरी होती है, अलाउंसेस यानी भत्ते होते हैं, वो उसके हकदार नहीं होते। यानी एक उपराष्ट्रपति जब तक एज ए राष्ट्रपति एक्टिंग करते, राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं, तब तक उनको सैलरी राष्ट्रपति वाली मिलती है, अलाउंस राष्ट्रपति वाले मिलते हैं, यानी सब कुछ
राष्ट्रपति वाला मिलेगा, पर जैसे ही वो राष्ट्रपति के पद को छोड़ते हैं, वापस से उपराष्ट्रपति बनते हैं, तो उनको सैलरी अलाउंस सब उपराष्ट्रपति वाले यानी राज्यसभा के सभापति वाली सब कुछ इक्वल इक्वल बेसिस पर उनको दिया जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमोंगेस्ट इट्स मेंबर्स। यानी देखिए जो आपका राज्यसभा का चेयरमैन होता है उनका चुनाव तो वैसे ही होता है जैसे उपराष्ट्रपति का होता है। क्लियर है। पर जो राज्यसभा का उपसभापति होता है उसका चुनाव राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो आपस में मिलके कर लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य आपस में मिलके कर लेते हैं जो राज्यसभा का उपसभापति होता है। ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन की बात करें तो डेप्यूटी चेयरमैन को किस मामले में हटाया जा सकता है, तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है अपनी मर्जी से इस्तीफा दे सकते हैं पोस्ट के लिए, वो अब रिजाइन कर सकते हैं, सेल्फ रिजाइन कर सकते हैं। को अपना रिजिग्नेशन देना है तो किसको देंगे, वो चेयरमैन को देंगे। ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन अपना रिजाइन किसको देते हैं, चेयरमैन को सौंपते हैं। तो या फिर उनको उनकी पोस्ट से जो राज्यसभा है वो हटा सकती है। ठीक है, बहुमत के द्वारा। तो ही इज रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल देन द मेंबर ऑफ राज्यसभा। सच अ रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस। यानी अगर वो अपनी मर्जी से रिजाइन नहीं करते हैं, अगर उनको उनकी पोस्ट से हटाना भी है तो 14 दिन पहले एक एडवांस नोटिस उनको देना होगा, एक प्रस्ताव पास करना होगा राज्यसभा में, और प्रस्ताव को मेजोरिटी लेवल पे पास करना जरूरी है। उसके बाद ही उनको उनकी पोस्ट से रिमूव करा जा सकता है। डेप्यूटी चेयरमैन इज ए नॉट सबॉर्डिनेट टू द चेयरमैन। यानी जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है, उप सभापति होता है, ये सभापति के अधीनस्थ यानी उसके सबॉर्डिनेट नहीं होता है, वो उसको इक्वल होता है। इफ द डेप्यूटी चेयरमैन इज एक्टिंग एज चेयरमैन ही शैल हैव द कास्टिंग वोट ओनली इन अ टाई। देखिए जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है ना, उसकी एक पावर होती है, अगर वो अगर जब तक वो डेप्यूटी चेयरमैन के पद पर है, ठीक है, तो होगा क्या, वो एक सिंपल मेंबर के रूप में काम करेगा राज्यसभा के अंदर, वो स्टार्टिंग में वोट डाल सकता है। पर जैसे ही डेप्यूटी चेयरमैन एज ए चेयरमैन वर्क करता है, चेयरमैन की कुर्सी पर बैठता है, तो उसकी जो पावर होती है वो बिल्कुल चेयरमैन के बराबर हो जाती है। यानी अगर वो किसी भी बिल पर, किसी भी रेजोल्यूशन पर अगर वोट करेगा, तो जब टाई वाली सिचुएशन होगी, जब बराबर की सिचुएशन हो जाएगी, तभी वो वोट कर पाएगा। वो स्टार्टिंग में सिंगल में वोट नहीं कर पाएगा। राज्यसभा बीइंग अ परमानेंट हाउस इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिस कारण से इसका विघटन किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं राज्यसभा की कुछ ऐसी पावर जो लोकसभा के बराबर हैं, कुछ ऐसी पावर जो लोकसभा से ज्यादा हैं, कुछ ऐसी पावर जो लोकसभा से कम है। बात करें राज्यसभा की इक्वल पावर जो कि लोकसभा के बराबर है, जैसे ऑर्डिनरी बिल के मामले में साधारण विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किस हाउस में पास किया जाए, पहले किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, ये स्पेशल पावर हो गई। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी संविधान संशोधन विधेयक जो है, ये किसी भी हाउस में सबसे पहले लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में, इक्वली कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फाइनेंशियल बिल के बारे में बात करें, फाइनेंशियल बिल जो है संविधान में ये क्लियर नहीं बताया गया है कि किस हाउस में पहले लाया जाएगा। फाइनेंशियल बिल किसी भी हाउस में फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो यहाँ पर भी इक्वल पावर है। इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का अगर चुनाव होना है या राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जाना है, ऐसे में जो राज्यसभा के सदस्य होंगे वो लोकसभा के बराबर इक्वल पावर रखते हैं। यानी राष्ट्रपति का इलेक्शन में राज्यसभा के मेंबर हिस्सा लेते हैं, वहीं राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट प्रोसीजर में यानी महाभियोग में राज्यसभा के मेंबर हिस्सा लेते हैं। यानी यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा के बराबर इक्वल पावर रखती है। इसके अलावा इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी अगर उपराष्ट्रपति को उनकी पोस्ट से हटाना है या उपराष्ट्रपति को इलेक्शन में लड़ना है, तो दोनों ही मामलों में राज्यसभा लोकसभा के बराबर इक्वल पावर रखती है। रिमूवल वाइस प्रेसिडेंट रेजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा बाय एन स्पेशल मेजोरिटी एंड लोकसभा बाय ए सिंपल मेजोरिटी। देखिए इक्वल पावर तो रखती है, पर इसमें एक छोटा सा पॉइंट है। पॉइंट ये है कि अगर किसी भी कारण से चेयरमैन को उनको उनकी पोस्ट से हटाना है, चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट को, तो राज्यसभा में तो स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास होना चाहिए और वहीं लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के।
इसके अलावा मेकिंग रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सीजीआई, यानी जो चीफ जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, या फिर सीजीआई होते हैं, या फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं, तो अगर इनको पोस्ट से हटाना है तो इनको हटाने का जो प्रस्ताव है, रेजोल्यूशन जो है, वो राज्यसभा और लोकसभा किसी में भी फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा के बराबर पावर रखती है। वहीं अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी किसी भी कारण से अगर लोकसभा भंग हो चुकी है, लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल रही है, तो ऐसे में जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस का प्रस्ताव किसी भी हाउस में फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इमरजेंसी। इमरजेंसी बिल्कुल वैसे ही वर्क करती है जैसे कि आपका ऑर्डिनेंस पावर वर्क करती है। ऑर्डिनेंस जिस तरीके से किसी लोकसभा भंग होने पर, लोकसभा की कार्रवाई ना चलने पर राज्यसभा से भी पास कराया जा सकता है, वैसे ही इमरजेंसी भी राज्यसभा से पास कराई जा सकती है। इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर कैन बी मिनिस्टर्स ऑफ आइदर हाउसेज, यानी एक स्पेशल पावर यहाँ भी दी गई है कि भारत के प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो, कोई भी मंत्री हो, वो राज्यसभा या लोकसभा किसी का भी मेंबर हो सकता है। हालांकि वो जब सरकार का सदस्य बन जाएगा तो वो बैठेगा तो लोकसभा में ही, पर ये कंडीशन बिल्कुल भी नहीं बताई गई है कि अगर कोई मंत्रिमंडल का सदस्य है तो वो लोकसभा का ही मेंबर हो, वो राज्यसभा से भी चुन के आपका मंत्रिमंडल का जो हिस्सा है वो बन सकता है। वित्त आयोग, यूपीएससी एंड सीएजी की रिपोर्ट पर विचार करना, यानी वित्त आयोग की रिपोर्ट हो, सीएजी की रिपोर्ट हो, ठीक है, या आपका यूपीएससी की रिपोर्ट हो जो कि सालाना पेश की जाती है, तो ऐसे पे इन जो रिपोर्ट्स होती हैं, इन रिपोर्ट्स पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इक्वली चर्चा करी जा सकती है। यहाँ पर कोई स्पेशल पावर नहीं होती है। एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द यूपीएससी, यानी यूपीएससी के दायरा या सुप्रीम कोर्ट के दायरे को कम करना या ज़्यादा करने के मामले में राज्यसभा लोकसभा के इक्वल पावर रखती है। यहाँ पर पावर को डिवाइड नहीं किया गया है, ठीक है, अनइक्वल तरीके से। अब हम देखते हैं अनइक्वल पावर विद लोकसभा, यानी अनइक्वल स्टेटस किस किस मामले में हो सकता है हमारा राज्यसभा का। जैसे मनी बिल के मामले में, मनी बिल एक ऐसा बिल है जहां पर पैसे की डिमांड करी जाती है और ये सिर्फ सरकार कर सकती है। तो ऐसे में मनी बिल के मामले में जो राज्यसभा है वो लोकसभा के बराबर नहीं है, राज्यसभा कम पावर रखती है, लोकसभा ज्यादा पावर रखती है। यानी आप कह सकते हैं कि मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल, रिटर्न द बिल टू दी लोकसभा विद इन 14 डेज, यानी राज्यसभा के पास में जो मनी बिल आएगा वो आएगा सेकंड टाइम। फर्स्टली तो इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाएगा, लोकसभा में, लोकसभा उस बिल को पास कर देगी, तो राज्यसभा के पास में बिल आएगा, तो राज्यसभा इस बिल पे अपनी सिफारिशें दे सकती है, ठीक है, और इस बिल को अपने पास मैक्सिमम 14 डेज तक के लिए रोक सकती है। 14 डेज के बाद में वो बिल ऑटोमेटिक राज्यसभा से पास मान लिया जाएगा। इसके अलावा अगर राज्यसभा कोई भी सिफारिश करती है तो लोकसभा उसकी सिफारिश को माने या ना माने, ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस, यानी जब भी संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन है जहां पर साधारण बिल यानी ऑर्डिनरी बिल में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, तो ऐसे में दोनों हाउसेस को भारत के राष्ट्रपति एक जगह बुलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो कॉल करते हैं दोनों को एक जगह बैठाने के लिए, तो जहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य एक साथ बैठते हो, ऐसी मीटिंग को हम क्या कहेंगे, जॉइंट सिटिंग, यानी संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन हमारे संविधान के आर्टिकल 100 में बताया गया है। और इसके साथ में होता क्या है, जो आपका ऑर्डिनरी बिल है, जो आपका साधारण विधेयक है, उस पर चर्चा की जाती है, उसको पास कराया जाता है। तो इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता कौन है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अपनी पोस्ट पे नहीं है तो कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष। और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अपनी पोस्ट पे नहीं है किसी कारण से, तो राज्यसभा का उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरमैन जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेगा, उसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है, याद रखना ये कंसेप्ट आप। नेक्स्ट है राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट, यानी राज्यसभा बजट पर सिर्फ डिस्कस कर सकती है, वोट करने का राइट नहीं है राज्यसभा को, यहाँ अनइक्वल स्टेटस है। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी कैन बी पास ओनली बाय द लोकसभा, यानी
जो नेशनल इमरजेंसी है या ऑर्डिनेंस है, इसको स्टार्ट तो करा जा सकता है राज्यसभा से, ठीक है, राज्यसभा के रास्ते, पर अगर इसको कंटिन्यू करना है या इसके डिसकंटिन्यू करना है तो ये पावर सिर्फ लोकसभा की है। लोकसभा ही किसी भी इमरजेंसी ऑर्डिनेंस को डिसकंटिन्यू कर सकती है या उसको कंटिन्यू कर सकती है लगातार, ठीक है, पर स्टार्ट करने की पावर राज्यसभा के पास में भी होती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय द पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, यानी राज्यसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल को हटाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती है, चाहे राज्यसभा के रास्ते ही कोई कुछ लोग चुन के मंत्रिमंडल का हिस्सा क्यों ना हो, क्योंकि मंत्रिमंडल लोकसभा के अंदर बैठता है, तो ऐसे में मंत्रिमंडल को गिराने हटाने का काम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का होगा। राज्यसभा की पावर यहाँ पर बिल्कुल शून्य यानी जीरो होगी। क्लियर है? बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली द लोकसभा, यानी यहाँ पर जो मंत्रिमंडल का समूह होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? लोकसभा के प्रति। का स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा की स्पेशल पावर क्या क्या है भाई? जैसे पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट, यानी पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है, ठीक है, पर इसकी सिफारिश सबसे पहले कौन करेगी? राज्यसभा। और किस आर्टिकल से करेगी? आर्टिकल 249, यानी आर्टिकल 249 का इस्तेमाल करके राज्यसभा पार्लियामेंट को ये बोल सकती है कि स्टेट लिस्ट पर किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बनाए। इसके बाद में जो यूपीएससी से रिलेटेड जो आपका सर्विसेज हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विस की बात करें हम, अखिल भारतीय सेवाएं, तो 3 ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं फिलहाल में भारत के पास में। एक है आपकी आईएएस, ठीक है, एक है आपका आईपीएस, एक आपका आईएएस आईपीएस और एक है आपका आईएफओएस, ठीक है, ये 3 सर्विसेज है। तो ऐसे में नई अखिल भारतीय सेवा यानी नई कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी हो तो इसकी सिफारिश सबसे पहले राज्यसभा ही करेगी। हालांकि पार्लियामेंट सर्विस को बनाएगी पर सिफारिश सबसे पहले राज्यसभा करेगी। किस आर्टिकल का इस्तेमाल करके? आर्टिकल 312 का यूज करके, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में ये स्पेशल पावर है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन की पोस्ट से हटाना हो तो सबसे पहले प्रस्ताव यानी रेजोल्यूशन कहां पर पास किया जाएगा? राज्यसभा के अंदर। When the Lok Sabha is not in existence, only a proclamation approved by the Rajya Sabha is sufficient to the president to impose national emergency, president rule and financial emergency। यानी जब लोकसभा अपने अस्तित्व में ना हो, भंग हो चुकी हो, डिसॉल्व हो चुकी है, ऐसे किसी भी मामले में तीनों टाइप की इमरजेंसी को लागू करने की पावर राज्यसभा के पास में होती है। राज्यसभा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लोकसभा से सुप्रीम पावर रखती है इन तीनों इमरजेंसी को लागू करने के मामले में। आपका दोस्तों राज्यसभा से रिलेटेड स्पेशल फैक्ट्स, राज्यसभा किस तरीके से लोकसभा के बराबर पावर रखती है, कैसे नहीं रखती है, क्लियर है? तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो हमारी लोकसभा से रिलेटेड होगी, तो वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।